गुड नून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन उसमें टॉपिक चल रहा था और आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। आज हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मुझे पुश और पुल में कौन सा आसान होता है उसको मुझे डिस्कस करना था, उसमें वो डिस्कशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब हो नहीं पाया था। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उस डिस्कशन को भी कंप्लीट कर दूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखिए, मान लीजिए कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर कोई एक बॉडी रखी हुई, मान लीजिए मास m की ये बॉडी रखी हुई है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन का ये इंक्लिनेशन एंगल है, ये थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है। तो आप बताओ कि शुरू में अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो ये क्या जो बॉडी है, ये बॉडी है, ये गिरने लगेगी अपने आप? बॉडी क्या अपने आप गिरने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइंड सरफेस है और इस पर मैंने ये बॉडी रखी है, देखिए ये इंक्लाइंड एंगल थोड़ा सा है, देखिए ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंक्लिनेशन एंगल बढ़ाओगे ये आपका गिर जाएगा, ठीक है। होता क्या है, जब आप इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते हो तो ब्लॉक नीचे गिरने की तरफ कोशिश करता है या गिरने लगता है, लेकिन जब ये एंगल छोटा होता है तब तक गिरता नहीं है। इसी बारे में चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। पहले तो इसके एनालिसिस के लिए एक बात आप ध्यान से रखिए। अभी हम मान रहे हैं कि थीटा बहुत स्मॉल है। थीटा क्या है? स्मॉल। जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा भी स्मॉल होता है। लेकिन जब थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा आपका क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे हमने लिख लिया। अब अगर इस बॉडी पर, अभी हम लोग इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका जो वेट होगा mg की नीचे की तरफ वर्क करेगा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो मैंने पूरा रिजॉल्व करके दिखाया हुआ है। इस डायरेक्शन में आपका mg sin थीटा वर्क करेगा, mg sin थीटा वर्क करेगा। अब जैसे जैसे हम इसके एंगल को बढ़ाएंगे तो बॉडी में नीचे गिरने की तरफ टेंडेंसी होने लगेगी, नीचे की तरफ गिरने की टेंडेंसी जनरेट होने लगेगी। लेकिन अगर पहले तो देखिए बॉडी रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में रहती है बॉडी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके इंक्लिनेशन एंगल, इस थीटा को हम लोग बढ़ाएंगे, थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बॉडी नीचे गिरने की तरफ टेंडेंसी रखने लगेगी। एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी, फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाएगी। जब बॉडी क्या होगी? जस्ट अबाउट टू स्लाइड। लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू FL, वो होती है वैल्यू किसके बराबर? म्यू एस इंटू एन। अगर यहाँ पर देखो तो इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन n इस डायरेक्शन में लगेगा और वो बैलेंस करेगा कौन? mg cos थीटा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू एस mg cos थीटा। और ये लगेगा किधर? आपका मोशन को रेजिस्ट करने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए, आपका मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में लगेगा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जिससे ये बॉडी को रोकना चाहता है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जब लगने लगता है, F लिमिटिंग जब लगने लगता है, दैट इज म्यू एस, वैल्यू पुट उसकी लिख लेते हैं mg cos थीटा। इस समय कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या है? बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन है। लेकिन इसको समझिए, ये कब कैसे क्या हो रहा है इस बात को समझते हैं। देखिए, म्यू एस mg cos थीटा, इधर लग रहा है mg sin थीटा। अगर धीरे धीरे थीटा की वैल्यू हम लोग बढ़ाएं, थीटा इंक्रीज करें, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, लार्ज हो जाएगी, बढ़ेगी। लेकिन थीटा जब इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? आपकी स्मॉल, घटने लगती है, स्मॉल। ऐसे आप देखो, जैसे साइन 90 की वैल्यू होती है 1, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, ठीक है। तो जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन बढ़ने लगता है, कॉस घटने लगता है। साइन बढ़ेगा तो mg sin थीटा भी बढ़ेगा और कॉस घटेगा तो mg cos थीटा घटेगा। तो धीरे धीरे जो नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, ये इसको नीचे की तरफ मूव कराने की कोशिश करने लगेगा, ठीक है। तो जब जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाओगे, और वो एंगल जिस पर, वो इंक्लिनेशन एंगल जिस पर ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड, एंगल
at which block just about to slide, एंगल at which block just about to slide, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, उस एंगल को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल जिस पर ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने लगे, जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने लगे, तो एंगल, उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। या ऐसे कह सकते हैं दैट थीटा मैक्स, थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू एट विच बॉडी या ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक, थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर बॉडी अभी भी रेस्ट में है, उसको आप क्या कहोगे, उसको भी आप क्या कह सकते हो, एंगल ऑफ रिपोज। या ये कह सकते हो कि ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला है, तो वो एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, ब्लॉक अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड कर रहा है। जस्ट अबाउट टू स्लाइड जब होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा उस समय। लास्ट वीडियो में इसको हमने बताया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है, मतलब ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव और जस्ट अबाउट टू स्लाइड। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखो आपकी कितनी है, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, और अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। देखिए एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, म्यू एस इधर रहने दो, कॉस थीटा को उधर ले जाओगे, साइन थीटा बटे एम कॉस थीटा, टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एस आ गई। या यहाँ से लिख सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू टेन यूनिवर्स म्यू एस, थीटा इक्वल्स टू टेन यूनिवर्स म्यू एस। अब ये थीटा जो है, इस थीटा को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, इसलिए मैं इसको थीटा आर लिख दे रहा हूँ, थीटा आर। तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी आ गई, टेन यूनिवर्स म्यू एस, टेन यूनिवर्स म्यू एस। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के जैसे ही यही है, तो ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड करे जिस एंगल पे, या वो मैक्सिमम एंगल जिस पर ब्लॉक अभी भी रेस्ट में रुका हुआ है किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, उस सरफेस के लिए वो इंक्लिनेशन एंगल क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिपोज है। इसमें देखो दो तीन बातें हम लोग और बहुत प्यारी प्यारी करते हैं, और फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग इसके क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी से समझिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए, और फिर आप लोग क्वेश्चन अप्लाई कर पाओ, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। चलिए ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूँ कि जो गिवन एंगल थीटा है ना, जो गिवन एंगल थीटा, ये इंक्लिनेशन एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल फॉर एनी इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन एंगल फॉर एनी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल जो दिया है, इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर, जो गिवन एंगल है वो थीटा आर से, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से कम है। एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ब्लॉक गिरेगा नहीं, मतलब नो स्लाइडिंग, ब्लॉक गिरेगा नहीं, नो स्लाइडिंग। दैट इज बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट होगा। और जब बॉडी एट रेस्ट होता है, जब बॉडी रेस्ट में होता है, बॉडी एट रेस्ट होता है, तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। कौन सा फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अगर इफ थीटा इक्वल्स टू थीटा आर, जो इंक्लिनेशन अंदर है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो, तो क्या होगा, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, नीचे गिरने के लिए ऐसा टेंडेंसी रखने लगेगी, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। और जब जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही क्या कहते हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है एफ एल बराबर होता है, ये म्यू एस इंटू एन होता है। ये कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये म्यू एस इंटू एन इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या, अप्लाइड फोर्स। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, ये वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो आपकी वेरी करती कहाँ से, 0 से लेके म्यू एस एन तक ना। तो यहाँ पर एफ एस जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। लास्ट क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने पढ़ा है आपका
म्यू एस इंटू एन जो है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो जब थीटा इक्वल टू थीटा आर होगा तो वहाँ पर वो लिमिटिंग केस आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का केस आएगा, मतलब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा। अगर ऐसा कंडीशन बने कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, थीटा जो इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो जाए, तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी, स्लाइडिंग स्टार्ट्स हो जाएगी, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। और स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी तो मतलब मोशन हो गया, बॉडी मोशन में आ गई। और बॉडी मोशन में आ गई तो कौन सा फ्रिक्शन कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और बॉडी पे लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के, और इसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू एन। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये कैसा होता है, कांस्टेंट इन नेचर होता है। इसकी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। देखो मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में भी कुछ चीज़ें समझाई थी। यहाँ पर मेनली मैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर इंक्लिनेशन एंगल ऐसा हो तो क्या होता है वो मैंने अभी आपको समझाया। अब आपको एक क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूँ और फिर धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करेंगे। सपोज करो, मान लो कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके लिए इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो कोई इंक्लाइंड सरफेस है, उसके लिए इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री दिया है। कोई एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास मान लीजिए गिवन 2 kg, ठीक है। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। √3 की वैल्यू जो है वो 1.732 होता है, ये आप जानते ही हैं, ये गिवन है। साथ ही साथ दिया है जो एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर है वो 45 डिग्री है। तो आपको ये बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में रहेगा कि मोशन में होगा, क्या होगा। तो मतलब पहली चीज़ तो बताना है कि रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं। दूसरी चीज़ बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स। एंड थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे m भी लेके हम लोग कर सकते हैं, जी की 2 वैल्यू ना ले तो इसका अगर m भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। मान लीजिए m kg का m का कोई ब्लॉक है तो स्टैंडर्ड आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखना चाहते हैं। आप अगर देखो, अगर इसके कंडीशन को हम लोग चेक करना चाहते हैं तो उसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट लगा लो, और नहीं तो बेसिक फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो एंगल ऑफ रिपोज दिया है 45 डिग्री, तो आप म्यू एस की वैल्यू निकाल सकते हो। म्यू एस बराबर कितना आ जाएगा, म्यू एस या दैट इज म्यू। अगर आपका क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के अलग अलग न दिया हो तो उसको हम लोग म्यू ही मान के सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों के लिए सेम मान के सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये होता है tan इनवर्स थीटा आर, ये होता है। और थीटा आर की वैल्यू दी है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 पे होता है, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। म्यू एस या म्यू की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। चलिए ये हमने निकाल लिया। अच्छा, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है ये भी चेक करना है, ये भी चेक कर लेंगे। फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो हम लोग देख सकते हैं। तो चलो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने तो नीचे की तरफ mg इसका फोर्स मतलब वेट लगेगा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा का कंपोनेंट आएगा, थीटा कितना है 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में mg sin 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो होगी mg cos थीटा के इक्वल होगी। mg cos 30 है यहाँ पे तो 30 हो जाएगा। अच्छा, बॉडी मोशन में है कि नहीं इसके लिए हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूज करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन, ठीक है, म्यू एस इंटू एन। और अप्लाइड फोर्स भी देखते हैं। अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो और लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो तो बॉडी क्या होती है, मोशन में। और अगर अप्लाइड फोर्स कम हो और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो तो बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल हो तो जस्ट अबाउट टू मूव का कंडीशन बनता है। तो अप्लाइड फोर्स तो इस ब्लॉक पे कितना है, नीचे की तरफ mg sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो mg/2 ये आएगा, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ गई। अब अगर आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लगाए तो म्यू एस म्यू कितना 1 आया है, mg cos 30 ये n की वैल्यू है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2,
तो ये अल्टीमेटली कितनी आ गई mg/2, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई √3 की वैल्यू 1.732 होता है ना। अच्छा, इन दोनों में देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये FL बड़ा है क्योंकि भाई इसमें √3 से अलग से मल्टीप्लाई भी होता, तो चूंकि सिंस FL इज ग्रेटर देन F अप्लाइड फोर्स, F अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए बॉडी रेस्ट में रहेगी। बॉडी किस में रहेगी, बॉडी रेस्ट में होगी। बॉडी रेस्ट में रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन में 0 हो गया और बॉडी रेस्ट में रहेगी, ये दो चीज़ हम लोग निकाल लिए। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, जब बॉडी रेस्ट में रहता है, जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता है, बॉडी जब रेस्ट में रहती है तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, μs × n। μs की वैल्यू या म्यू की वैल्यू हमने 1 निकाली है, n की वैल्यू अभी निकाली, तो कितना आ जाएगा mg cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2 mg। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी fs की, ये वैल्यू किसकी आ गई, fs की। ठीक है, ये हमने आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वाला कॉन्सेप्ट करके लगाया। अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि जो Fs होता है ना, या फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, mg sin 30, mg sin 30। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वहाँ से निकाली जा सकती थी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वहाँ से निकाली जा सकती थी। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर आप Fs निकाल रहे हैं इस तरीके से तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये Fs आपने निकाला है, ये Fs थोड़ी ना होता है, ये क्या है, FL है। ये क्या है, μs × n क्या होता है, FL होता है। आपका जब बॉडी रेस्ट में है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के। वो किसके बराबर हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपका बार बार गलती, इसलिए मैंने ये गलती करके दिखाई आपको कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, पक्की बात है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू μs × n नहीं होती है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, FL है। आपको निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी जब रेस्ट में रहती है तो कितना होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली, mg/2, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर mg/2, ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, mg/2। ये रहा एक बेसिक सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा। इसको मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नो डाउट और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को समझोगे और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और मजबूत होगा, नो डाउट। ठीक है, बस आप लोग पेशेंस के साथ क्लास लिया करिए और प्लीज़ लिख के आपको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। कभी कभी वीडियो पॉज करके आप लोग कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, फिर सोल्यूशन को देखा करिए, मैच किया करिए सोल्यूशन के। देखिए, मान लीजिए सपोज करिए कि एक ये इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, इसमें ये एंगल आपको 53 दिया है, ब्लॉक एक दिया है मास m का। ठीक है, ब्लॉक मास m दिया है, और इस सरफेस के लिए जो म्यू की वैल्यू दिया है वो दिया है 0.75 ये दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि वही चीज़, बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। पहली चीज़ तो ये बता दो, दूसरी चीज़ बता दो हमें फ्रिक्शन फोर्स कितनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये बता दो कि अगर बॉडी मूव कर रही तो उसका एक्सेलरेशन कितना है। ये 3 चीज़ें पूछ रहा है आपसे, इतनी चीज़ें आपको गिवन है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। चलिए आइए एनालिसिस करते हैं, शुरू करते हैं। देखो म्यू दिया है तो क्या थीटा आर निकाल सकते हैं हम लोग। थीटा आर इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स म्यू ना, tan इनवर्स म्यू। तो tan इनवर्स म्यू की वैल्यू कितनी है 0.75, और 0.75 को आप लोग लिख सकते हो 3/4। आपको एक चीज़ ध्यान से समझ लेनी चाहिए, इस ट्रायंगल को, अगर एक ट्रायंगल है उसमें ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये एंगल भाई ये 3 ये 4 होगा तो ये 5 होगा ही, तो ये एंगल बनता है 37 डिग्री। ये एंगल कितना बनता है 37 डिग्री। और अगर इस तरीके का ट्रायंगल हो जिसमें ये 4 हो ये 3 हो तो ये बनता है 53 डिग्री। तो ये कितना बनता है 53 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर 3/4 आ रहा है तो tan यहाँ पे थीटा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज कितना आ गया 37 डिग्री। अब आपको मैंने सिखाया है कि अगर इंक्लिनेशन एंगल ज़्यादा हो एंगल ऑफ रिपोज से, इंक्लिनेशन एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो, इंक्लिनेशन एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या हो ज़्यादा हो, तो क्या होती है स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। स्लाइडिंग स्टार्ट मतलब मोशन शुरू हो जाता है, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है मतलब मोशन शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पर मोशन होगा, पहली बात तो ये। अच्छा, बॉडी अगर मोशन में है तो फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और एफ की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। आइए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। नीचे की तरफ एम जी लगता है, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस 53 है, ठीक है। इधर लगेगा आपका एम जी साइन 53, एम जी साइन 53। इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इधर आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अच्छा ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू के की वैल्यू और म्यू एस की वैल्यू दोनों बराबर। अगर आपको सिर्फ म्यू दिया तो म्यू एस म्यू के दोनों बराबर ले लेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी है 3/4, बाई 0.75 को 3/4 लिख सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन देखो यहाँ पर बराबर हो जाएगा n इक्वल्स टू एम जी कॉस 53, एम जी कॉस 53। तो जब एंगल 53 होता है तो कॉस कितना हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 3/5, इसकी वैल्यू लिख सकते हो 3/5 एम जी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 एम जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/20 एम जी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये आ गई, और मोशन में है फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। देखो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, बॉडी किधर मूव कर रही है, नीचे की तरफ, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, एम जी साइन 53 माइनस ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है कितना 9/20 एम जी, और इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो एम जी साइन 53, साइन 53 की वैल्यू देखो कितना होता है, साइन 4/5 हो जाएगा, 4/5 माइनस 9/20 एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। देखो m यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, इसको लिख सकते हो 16/20। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे नीचे 20 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई तो 16/20 जी माइनस 9/20 जी इक्वल्स टू ए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/20 जी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो गया 7/20 जी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको समझते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन कम रहेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन और करा दूंगा, लेकिन आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मेरा बेसिक मोटिव यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि एक इंक्लाइंड सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, और ये एंगल दिया है 37 डिग्री। एक ब्लॉक है, उसका मास है 2 kg इस तरीके से, ठीक है। जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इस सरफेस के लिए म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू दी गई है। म्यू एस की वैल्यू दी गई है 0.4 और म्यू के की वैल्यू दी गई है 0.3, ठीक है, ये आपको दी गई है। फिर आपको क्या करना है, वही निकालना है कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में, बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। दूसरी चीज़ आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तीसरी चीज़ आपको निकालना है एक्सेलरेशन, अगर मोशन में है तो एक्सेलरेशन बॉडी का कितना है। चलिए आइए शुरू करते हैं, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अब हर जगह एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू निकाल पाना हमारे लिए आसान नहीं होती। क्यों, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ से म्यू एस आप निकालोगे, देखो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा आर इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स म्यू एस। अब यहाँ 0.4 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो वहाँ के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला। तो हम लोग पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के देखेंगे कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। अब इस बॉडी पे देखो कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो पहले उसकी चीज़ को समझते हैं हम लोग। नीचे की तरफ 2g इसका मास, मतलब इसका वेट लगेगा इस डायरेक्शन में 2g cos 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में लगेगा 2g sin 37 डिग्री, 2g sin 37, ठीक है, यही फोर्स लग रहा होगा,
ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 2g cos 37 के इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का ट्रायंगल हो, ठीक है, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी 5, तो ये एंगल होता है 37 डिग्री। तो यहाँ से cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा 4/5 और sin 37 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 3/5। sin 37 डिग्री कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है, 3/5। चलिए, तो n की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें ऐसे, तो इसकी वैल्यू 10 रख लेते हैं, g की वैल्यू cos 37 कितना 4/5, ये इससे कटा 2 बार में, 2 4 और 4 16 न्यूटन आ गया। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। इस डायरेक्शन में कितना टोटल फोर्स लग रहा है, ये अप्लाइड फोर्स देखो 2g sin 37 है नीचे की डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू पहले निकाल ही लेते हैं लगे हाथ। तो 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10, sin 37 कितना होता है 3/5, ये इससे कटा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 12 न्यूटन। तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स टोटल कितना लग रहा है, ये टोटल फोर्स कितना है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स है ये, ठीक है। अच्छा, नीचे की डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स, तो अब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लें, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन से ज़्यादा है तो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में। 12 न्यूटन के बराबर है तो बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, और 12 न्यूटन से कम है तो बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स से अगर ज़्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कम है तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है, μs इंटू एन। μs की वैल्यू दी है 0.4, एन की वैल्यू अभी हमने निकाली 16, ठीक है। तो आपका FL कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.4 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 6.4। ऊपर की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है 6.4 है, लेकिन नीचे की तरफ फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे 12 न्यूटन का। तो बॉडी में जो आपका FL है ये कम है और F अप्लाइड फोर्स क्या है, F अप्लाइड फोर्स क्या है, ज़्यादा है, इसलिए बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी। बॉडी किस में होगी, मोशन में। तो पहले तो बॉडी मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स F के, उसकी वैल्यू क्या होती है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू के की वैल्यू है 0.3, एन की वैल्यू निकाली हमने 16, तो ये हो जाएगा 4.8 न्यूटन। तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई 4.8 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन अगर आप निकालनी है बॉडी के, तो आप देखो इस तरीके से समझो कि ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 4.8 न्यूटन लग रही है। इस डायरेक्शन में आपका नीचे की तरफ अप्लाइड फोर्स कितना है 12 न्यूटन है। तो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में मोशन होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना है आपको। तो आप देखो क्या लिखोगे इक्वेशन, नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 12 माइनस ऊपर 4.8 बराबर नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए। तो m कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। ये इससे आपको इसमें घटा दो आप, तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आ गई 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई a की वैल्यू, ये a की वैल्यू आ गई। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्यारे से क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए, जहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज को बिना निकाले हमने इसको सॉल्व किया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने वाला हूँ, तो आप लोग अगर वैल्यूज़ भूल जाइएगा तो वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके थोड़ा देख के उसमें हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे तब तो वैल्यू आपको याद ही होगी। मान लीजिए ये आपका इस तरीके से गिवन है, ये एंगल अभी भी 37 डिग्री है, ठीक है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है। μs और μk की वैल्यू वही है 0.4 और 0.3। लेकिन अब क्या कर रहा है, इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। कितने न्यूटन का 4 न्यूटन का। अब आपको वही सारी चीज़ें बतानी है कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, दूसरी बात कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, और तीसरी बात अगर बॉडी मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा कि बॉडी पे अगर ऊपर की डायरेक्शन में 4 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ? नहीं, बिल्कुल गलत। आप फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बताते हो कैसे,
फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन को वो रजिस्ट करता हो। अगर मोशन ऊपर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे, अगर आपका मोशन नीचे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर। तो पहले तो आप ये पता लगाओ कि नेट फोर्स किधर आ रहा है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन मोशन होगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे है कि ऊपर अभी ऐसे नहीं बता सकते आप, जब तक कि आप ये ना पता कर ले कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, अल्टीमेटली मोशन किस डायरेक्शन में है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का जो आपका डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन क्या होता है इन नेचर की, वो आप अपोज करे, किसके, रिलेटिव मोशन को अपोज करे। चलिए आइए समझते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। देखो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नीचे की तरफ अगर यहाँ पे भी हम लोग जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम कर ले, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नीचे की तरफ आपका 2 इंटू जी, ये आपका 2g क्या लगेगा, ये तो आपका वेट लगेगा। इस डायरेक्शन में 2g cos 37 डिग्री, इस डायरेक्शन में 2g sin 37 डिग्री, ठीक, 2g sin 37 डिग्री। अच्छा अभी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी 2g sin 37 डिग्री की, ये आ रहा था 16 न्यूटन और ये आ रहा था 12 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों तो हमें वैल्यू पता ही है, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अच्छा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी 16 न्यूटन, ये इक्वल हो जाएगा। नीचे की तरफ अप्लाइड फोर्स कितना है 12 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है आपका 4 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर देखी जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो म्यू एस इंटू एन होता है, म्यू एस कितना है 4.4 और एन कितना है 16, तो ये हो जाएगा 6.4 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 6.4। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है 6.4 और अगर नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स देखो इस ब्लॉक पर, नेट फोर्स देखो तो नीचे की तरफ आप ध्यान से देखो, इधर लग रहा है 12 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हमने F बराबर 4 न्यूटन, लेकिन अल्टीमेटली इस 2 kg के ब्लॉक पे आपका इस डायरेक्शन में जो F नेट फोर्स लगा वो कितना लगा 12, इस डायरेक्शन में 4 उस डायरेक्शन में, तो 12 में से 4 घटा दोगे तो 8 न्यूटन नीचे की तरफ ये नेट फोर्स लगा 2 kg वाले ब्लॉक पे। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ इसमें क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन नेट फोर्स नीचे की तरफ है कितना 8 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है, अधिक से अधिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है 6.4 न्यूटन। तो क्या इस बॉडी को रोक पाएगा, नहीं, मोशन नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कम है किससे, एफ अप्लाइड फोर्स से, एफ नेट अप्लाइड फोर्स है। नेट अप्लाइड फोर्स कितना है 8 न्यूटन नीचे की ओर, तो नीचे की तरफ ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगी, मतलब ब्लॉक जो होगा मोशन में होगा। अच्छा ब्लॉक स्लाइड करना नीचे की तरफ शुरू कर देगी, ब्लॉक मोशन में होगा और ब्लॉक मोशन में होगा तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.3, एन की वैल्यू कितनी है 16, एन की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो जाएगा 4.8 न्यूटन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 4.8 न्यूटन, मोशन में है। एक्सेलेरेशन निकालना है, नेट नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, नेट फोर्स 8 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है और यही आपको क्या कर रहा है, ये नेट नीचे की तरफ 8 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इसको रजिस्ट करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स भी। कितना फ्रिक्शन फोर्स भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो 4.8, तो नेट नीचे की तरफ कितना लग जाएगा 8 न्यूटन ये फोर्स माइनस 4.8 ऊपर वाला घटा दिया इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 kg का ब्लॉक और एक्सेलरेशन, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से आप इसको घटा दो तो 3.2/2 दैट इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, ये नीचे की डायरेक्शन में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वही कि किसी ब्लॉक को पुश करना आसान है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे हुए किसी ब्लॉक को एक इंक्लाइंड फोर्स से पुल करना आसान है कि पुश आसान है। किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे हुए एक ब्लॉक को एक इंक्लाइंड फोर्स से पुश करना आसान है कि पुल करना आसान है। देखो ये आपका एम ब्लॉक का एक मास ब्लॉक का एम मास का एक ब्लॉक रखा है और इसको आप एक फोर्स एफ है जो उससे क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, लेकिन वो इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है। और सेम आपका मास का एम मास का ही एक ब्लॉक है, इसको आप पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, इसको आप पुल कर रहे हो एक थीटा डिग्री पर एफ फोर्स से, ठीक है। तो ये है आपका पुश
और ये है आपका पुल। देखते हैं कौन आसान पड़ेगा। देखिए, जिसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा वही आपका क्या होगा, आसान होगा, वही आसान होगा। नीचे की तरफ वेट mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n, तो नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर लेगा, तो n बराबर mg। अगर इस फोर्स को रिजॉल्व करो तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, f cos थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में ऐसे लगेगा f sin थीटा। ठीक है, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ ही लगेगा f sin थीटा। ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका लगेगा f cos थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा, n इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर n इक्वल्स टू mg नहीं, n इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg प्लस f cos थीटा। अब देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो वो होता है μs इंटू n। ठीक है, दोनों सरफेस सेम है तो इसके लिए भी μs मान लेते हैं, इस सरफेस के लिए, इसके लिए भी μs मान लेते हैं। ठीक है, तो μs इंटू n की वैल्यू कितना है, mg प्लस f cos थीटा। ठीक है, fl की वैल्यू इसमें आ गई। सेम इसके लिए कंडीशन बनाओ तो नीचे की तरफ mg, ठीक है, आगे की तरफ f cos थीटा लगेगा, f cos थीटा, और ऊपर यहाँ पर लगेगा f sin थीटा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ f cos थीटा, सॉरी f sin थीटा, तो n प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू mg, इसको बैलेंस करेगा तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg माइनस f cos, सॉरी f sin थीटा, f sin थीटा। अगर यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालो तो μs इंटू n होता है, तो μs इंटू n की वैल्यू कितनी है, mg माइनस f cos थीटा। ठीक है, अब बताओ दोनों केस में किस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, इस केस में कम, क्योंकि ये mg में से घट रहा है और ये mg में कुछ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर केस, पहले केस में FL1 इज़ ग्रेटर देन FL2, अगर हम इसको L2 माने और इसको L1 माने। ठीक है, इसको L2 इसको L1,